Hello friends, good morning. Welcome back on digital platform of मदर्स लाइव। मैं विवेक तिवारी आप सबका मदर्स लाइव की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इकोलॉजी का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको इकोलॉजी को एक्सप्लेन कर दिया था। पारिस्थितिकी के बारे में मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इकोसिस्टम से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपने लास्ट में ये पढ़ा था कि जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें जिनके बिटवीन एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो चलता रहता है। अबायोटिक टू बायोटिक, अजैविक से जैविक एनर्जी का फ्लो होता है। बायोटिक टू अबायोटिक, जैविक से अजैविक की तरफ फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का फ्लो होता रहता है। तो ये हमने बेसिकली आपको बताया था। इकोसिस्टम वर्ड देने वाले व्यक्ति का नाम था एजी टेंसले। ये भी हमने आपको वहां पे बता दिया था। आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। अगला ये है कि जो हमारा ये जो फ्लो चल रहा है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है, तो एनर्जी का फ्लो कैसे चलता है। तो देखो एक बात और ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी बनाने का काम कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य से जो लाइट है, जो प्रकाश है वो आ रहा है और इस प्रकाश को, सूर्य से आने वाले इस लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो करते हैं प्लांट्स। पौधे करते हैं, प्लांट्स करते हैं। पादपों से जो भी कुछ एनर्जी बनी है, पादपों ने जो भी कुछ ऊर्जा बनाई है, इस ऊर्जा का फ्लो फिर आगे जाता है। इस ऊर्जा को हम आगे लेके जाते हैं और आगे लेकर हम देखते हैं कि फिर नाम नंबर आता है वो है हर्बीवोरस का, शाकाहारियों का। मैं आपको बता रहा हूँ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के प्रवाह के बारे में आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। शाकाहारी, शाकाहारियों से ये जो एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी। अब शाकाहारियों से ऊर्जा जो है वो प्राप्त करेंगे अब मांसाहारी, कार्निवोरस। मांसाहारियों से ये एनर्जी आगे जाती है और आगे जाने के बाद इस एनर्जी को ग्रहण करते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी। और ओमनीवोरस से ये जो एनर्जी है वो और आगे जाएगी और आगे जाकर ये मिलेगी डीकंपोजर से, अपघटकों से। अपघटक जैसे आपको हमने बताया था कि बैक्टीरिया है, जीवाणु है, फंगस है, इस तरह के जो जीव हैं, जीवाणु है, कवक वगैरह, फंगस वगैरह, ये भी है। प्लांट्स ने जो एनर्जी ग्रहण की है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट से, अजैविक घटकों से, वो एक प्रोसेस से प्राप्त की है। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। प्रक्रिया का नाम है, इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब प्लांट्स ने एनर्जी बनाई है। प्लांट से एनर्जी फिर कौन ग्रहण करते हैं? जो शाकाहारी हैं, हर्बीवोरस हैं। शाकाहारियों से एनर्जी और आगे जाती है, फिर आते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस। फिर एनर्जी और आगे जाती है, वो है आपके ओमनिवोरस, सर्वाहारी। फिर लास्ट में बैक्टीरिया, फंगस जैसे जीव हैं वो एनर्जी ग्रहण करते हैं। एट लास्ट यही एनर्जी ग्रहण करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के बाद अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत, आपको हमने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहे हैं। प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की भूमिका निभाते हैं, प्रोड्यूसर की भूमिका प्ले करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। प्रोड्यूसर उत्पादक हैं। उत्पादकों से एनर्जी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उत्पादकों से एनर्जी और आगे जाती है और वो कहलाता है आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स।
प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता हैं शाकाहारी। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं। फिर एनर्जी और आगे जाएगी कार्निवोरस के पास, और जो कार्निवोरस हैं ये कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता है। इसके बाद ये एनर्जी और आगे जाएगी, और आगे जाने के बाद फिर आएगा टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी जो इसमें मनुष्य भी आते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ताओं में कांड करते हैं। और फाइनली जो बैक्टीरिया और फंगस आते हैं इनको हमने माना है डी कंपोजर्स, इनको हमने माना है अपघटक। इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता है। तो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस शाकाहारी हैं प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोरस मांसाहारी हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ओमनिवोरस सर्वाहारी हैं टर्सरी कंज्यूमर, और बैक्टीरिया फंगस हैं डिकम्पोजर्स। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ पे एक बात बताएंगे आपको, एक शब्द लिखवा रहे हैं हम, ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, पोषण के स्तर। तो सबसे पहले कौन से ऐसे जीव हैं जो पोषण ग्रहण कर रहे हैं? इन पांचों में कौन से ऐसे जीव हैं जो सबसे पहले पोषण न्यूट्रिशन ग्रहण कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, पांचों में सबसे पहले जो न्यूट्रिशन ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले जो पोषण ग्रहण कर रहे हैं वो कौन है? वो प्लांट्स हैं, वो पादप हैं, वो पेड़ पौधे हैं। तो सबसे पहले यही न्यूट्रिशन करेंगे, पहले ये खाना खाएंगे, ये एनर्जी ग्रहण करेंगे। तो अगर ये जिंदा रहे तो आगे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, अदरवाइज यहाँ सब ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हक है वो बनाने वाले का हक है। तो एनर्जी कौन बना रहे हैं? प्लांट्स। तो इनको हक पहले है। तो जो प्लांट्स होते हैं इनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो फर्स्ट लेवल है। इनके पोषी स्तर को, ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में आप कह सकते हो पोषी स्तर। तो इनका जो पोषी स्तर है वो पहला ही है। इस हमने लिखा है T1, इसको हमने लिखा है T1 लिखा है। इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की, द्वितीयक उपभोक्ताओं की। द्वितीयक उपभोक्ताओं का जो लेवल है वो सेकंड है, T2। प्राथमिक उपभोक्ताओं की, शाकाहारियों की। सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं, इनका लेवल है तीसरा, T3। जो टर्सरी हैं, मनुष्य हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं, सर्वाहारी हैं, इनका लेवल है फोर्थ। और जो सबसे अंत में आते हैं डिकम्पोजर्स, इनका लेवल है फिफ्थ, T5। T1, T2, T3, T4, T5 इस सीक्वेंस में आगे बढ़ता हुआ चला गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद हम एक शब्द पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, वो शब्द है, वो वर्ड पे ध्यान देना, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता को हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे एक बात तो ये क्लियर होगी कि इन सब पांचों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन बनाता होगा, कौन सबसे पहले और कौन सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि एनर्जी का उत्पादन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे कौन? तो इनका नाम है प्लांट्स। तो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंज्यूमर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, उत्पादकता की बात कर रहा हूँ। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, उत्पादन की क्षमता जो होती है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता,
उत्पादकता, देखता हूँ। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता किसमें है? प्लांट्स में है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता जो होती है, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है प्राइमरी, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राथमिक उत्पादकता है। ध्यान रखना, ये प्राथमिक उत्पादकता लिखी है हमने, ये प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो कौन है? हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं। हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, प्राथमिक उत्पादकता प्लांट्स की है, जबकि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हर्बीवोरस हैं, वो शाकाहारी हैं। तो वहां पे कंज्यूमर है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, ये चेंज है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे जो एनर्जी बनाते हैं हमारे इकोसिस्टम में वो हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी द्वितीयक उत्पादकता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, इनकी जो होती है द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारियों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो टर्सरी होती है, तृतीयक तृतीयक उत्पादकता है इनकी। जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, तृतीयक उपभोक्ता जो हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी होती है फोर्थ प्रोडक्टिविटी, चतुर्थ उत्पादकता है उनकी, चतुर्थ उत्पादकता। और जो लास्ट में आते हैं, फिफ्थ, एट लास्ट, सबसे बाद में जो आते हैं वो हैं T5, इन्हें हम कहते हैं फिफ्थ प्रोडक्टिविटी, फिफ्थ प्रोडक्टिविटी, पंचम उत्पादकता है इनकी, फिफ्थ प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपकी उत्पादकता। तो आपसे ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोर्थ प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में किसकी होती है? तो फोर्थ प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में होती है टर्सरी कंज्यूमर्स की, तृतीयक उपभोक्ताओं की, या आपको दे सकता है ओमनिवोरस, सर्वहारियों की। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसकी है? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, या आपके शाकाहारी हर्बीवोरस की हो सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कौन सी है? तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी होती है थर्ड, टर्सरी, तृतीयक उनकी उत्पादकता होती है, टर्सरी प्रोडक्टिविटी उनकी होती है। तो ऐसे मतलब वो ऊपर नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको तो ध्यान से पढ़ना है। एक और मैं यहाँ पे लास्ट बता रहा हूँ, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाएगी, तो एनर्जी का मात्र 10% भाग ही, सिर्फ 10% भाग ही जो है उसका क्या होता है, से वही चेंज होती है, 10% भाग ही ट्रांसफर होता है। तो जैसे मान लीजिएगा कि मैं आपसे बात करता हूँ कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ने मान लीजिएगा कि 10,000 एनर्जी बनाई है, 10,000 जूल एनर्जी का उत्पादन किया है। तो अगली जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है प्राथमिक उपभोक्ताओं का या शाकाहारियों का, उसमें मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, मात्र 10%। मतलब 10,000 का केवल कितना जाएगा? 1,000 जूल जाएगा। इस 1,000 जूल से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 1,000 जूल से अगर आगे बढ़ोगे तो इसका भी केवल कितना परसेंट आगे जाएगा? 10%। कितना रह जाएगा? 100 जूल रह जाएगा। इसका भी अगर आगे ट्रांसफर करोगे तो कितना जाएगा? केवल 10% जाएगा। और इसका भी 10% कितना रह जाएगा? आपका 10 जूल रह जाएगा। इसका भी 10% अगर आगे जाएगा तो इसका भी 10% कितना रह जाएगा? 1 जूल रह जाएगा। सिर्फ 10%, 1 जूल रह जाएगा।
तो 10,000 का 1,000, 1,000 का 100, 100 का 10, 10 का 1, इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहेगा। केवल 10% ऊर्जा का ही फ्लो होता है। तो ये एक बार आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कहीं से भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मुझसे पूछिएगा, जिससे मैं इससे वापस से आपको रिवाइज करा सकूं। अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देख लो एक बार इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ाते हैं। आगे एक बात यह है कि इसमें जो ये याद रखना कि 10% का जो नियम दिया था कि सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगी। 10% लॉ के बारे में, 10% नियम के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम था लिंडेमान। इस इंसान ने सबसे पहले 10% लॉ के बारे में हमसे को बताया था। सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है, आगे मैं एक बात बताता हूँ। आगे कुछ पढ़ाने से पहले एक रेन होती है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, तो ये जो अम्ल वर्षा है या जो एसिड रेन है, ये क्या है? अम्ल वर्षा क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, कौन कौन सी गैस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, पानी का पीएच मान क्या होता है जिसे आप एसिड रेन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो एसिड रेन है या जो अम्ल वर्षा होती है, ये इसके लिए दो गैस रेस्पॉन्सिबल होती है। एक गैस तो है SO2, एक गैस है NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, SO2 जो गैस होती है, ये जो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये H2SO4 एसिड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। SO2 गैस की वजह से H2SO4 एसिड है, उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया कर करके। और जो NO2 है, ये नाइट्रिक एसिड बना देती है। दोनों ही एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब बादल जो हैं, बरसात हो रही है तो बरसात में पानी के अंदर ये दोनों एसिड मौजूद हैं।
H2SO4 भी मौजूद है और HNO3 भी मौजूद है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भी है और नाइट्रिक अम्ल भी है, दोनों एसिड इसमें मौजूद हैं। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और दूसरा जो नाइट्रिक एसिड है इसमें, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और अम्ल वर्षा को अगर ये बात अलग है कि जब बारिश होगी तो आपको तो दिखाई देंगे नहीं कि इसमें भाई H2SO4 है, HNO3 है। ठीक है, महसूस हो सकता है कि स्किन वगैरह जलना स्टार्ट हो जाए, पेड़ पौधों की पत्तियां जल जाएं या कुछ और रीजन हो सकते हैं, लेकिन दिखेंगे नहीं आपको। पर आप चेक कर सकते हो कि भाई ये जो बारिश हुई है, क्या ये अम्ल बारिश हुई है? यहाँ पे जो बारिश अब हो रही है, क्या ये एसिड रेन हो रही है? क्या ये अम्ल वर्षा है? तो इस अम्ल वर्षा को जानने के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि अम्ल वर्षा जो है, इसमें पानी का जो पीएच वैल्यू होती है, पानी का जो पीएच मान होता है, वो 5.6 से कम होता है। इसमें पानी का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। तो एसिड रेन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिड रेन जब होती है तो इसमें वाटर का, पानी का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है कि इसमें पानी का पीएच मान 5.6 से या 5.6 से कम होती है। और दो एसिड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, HNO3 और H2SO4। दो एसिड और दो गैस जिम्मेदार हैं, SO2 और NO2। तो एसिड के नाम तो नहीं पूछता लेकिन गैसों के नाम पूछता है। तो दो गैस हो गई हैं, SO2 और NO2 गैस है। आगे एक बात, एक शब्द है येलो कैंसर। येलो कैंसर के बारे में अगर हम बात करें कि येलो कैंसर जो है ये क्या चीज है, तो येलो कैंसर जो हुआ वो ताजमहल के हुआ है। एक्चुअल में क्या कि एक्चुअल में ताजमहल बना हुआ है मार्बल का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस एसिड रेन हो रही है तो उसमें H2SO4, बारिश में अगर एसिड रेन है तो H2SO4 तो होगा मौजूद, क्लियर सी बात है। अगर H2SO4 मौजूद है, संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3 है, तो ये अम्ल इससे क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो उसे हटाएगा, खुद उसके जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लीजिएगा तो H2 बचेगा और कौन सी गैस बनेगी यहाँ पे, CO2 गैस बनेगी। ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसका कलर येलो होता है, पीला होता है। तो पीले रंग का एक पदार्थ है। जो मार्बल है, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट का कलर येलो होता है। इस वजह से ताजमहल का जो संगमरमर था उसका कलर येलो पड़ना स्टार्ट हो गया था, और क्योंकि नमी बनेगी तो कमजोर भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब हमने ध्यान दिया कि भाई ये कैसे, क्यों, किस रीजन से हो रहा है, तो रीजन ये सामने आए। तो अब उसके बाद कई तरह के केमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है इसकी दीवारों पे, तो अब ये काफी काफी इसको रिकवर कर लिया गया है, अब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ऐसे किस प्रॉब्लम आ गई थी, उस वक्त इसको येलो कैंसर के नाम से जाना गया था, येलो कैंसर के नाम से जाना गया था।
कैंसर के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया है। ये एसिड रेन के बारे में हमने आपसे बातें की है। एक शब्द है, अगर हम वो उस पर डिस्कशन करें, ग्रीन हाउस गैस। काफी कुछ घट रहा है दुनिया में, काफी कुछ हो रहा है। हर देश, हर एक वैश्विक शक्ति जो बन के बैठा हुआ है, ग्लोबल पावर जो बन के बैठा हुआ है, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना, बहुत चिंता व्यक्त करती है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। बात ये कि कर कौन रहा है? चिंता तो व्यक्त कर रहा हूँ। ये तो ऐसी बात हो गई कि घर जो है हमारा, उस घर का मैं प्रबंधन हूँ, मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ। घर में ना खाने का सामान है, ना पीने का सामान है, घर में लीकेज हो रहे हैं, दीवारों में दरार पड़ रही हैं, और मैं डेली आके ये बोलता हूँ, और मेरे पास संपन्न हूँ, मैं पैसे की कोई कमी नहीं है, पर घर वालों के सामने आके मैं डेली घर वालों से बोलता हूँ कि यार बहुत परेशान है यार, घर टूट रहा है यार, इसमें दरार पड़ रही हैं, ठीक है, इसमें नमी है, इसमें लोहे पर जो गेट, इस पर जंग लगी हुई है, यार क्या करूँ यार, क्या करूँ? अब घर वालों से मैं कह रहा हूँ जिनके पास ना तो कोई साधन है, ना पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि आप देख लो भाई, और मैं उनसे जग लड़ रहा हूँ कि यार भाई देखो यार, घर में बहुत दिक्कत है यार, घर में ना बहुत मतलब खिड़कियां टूट गई हैं यार, क्या करूँ यार, दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। करने वाला कौन है? रिकवर करने वाला कौन है? मैं हूँ, ठीक है ना? दरार पैदा करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं डेली गेट तोड़ देता हूँ, मैं काँचों को तोड़ रहा हूँ, दीवारों पे मैं हथौड़े मार रहा हूँ, और सब कुछ करने के बाद मैं फिर घरवालों से कह रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ यार, दीवारों पे दरारें पड़ रही हैं, काँच टूट गया, क्या करूँ, क्या करूँ यार? कोई उपाय नहीं है। भाई उपाय, पहली बात तो है कि उपाय कौन करेगा? जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उपाय तो उसके पास ही होना है। दूसरा, चिंता व्यक्त क्यों कर रहे हो आप? जब लोग आपसे गरीब हैं, कमजोर हैं, आप उनके सामने ये बोलोगे कि भाई आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोक दीजिएगा, जबकि यूएसए खुद अकेला जो देश है, वो 25% टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 25% एमिशन खुद कर रहा है, उत्सर्जन खुद कर रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि ये सिर्फ चिंता व्यक्त जो हो रही है, सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। दिखावा छलावा ही होता है जीवन में, ठीक है? हमको लगता है कि वो लोग जो आपको सामने वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, शायद वो आपके लिए भला कर रहे होंगे। चिंता व्यक्त करना भला करना नहीं होता है, ठीक है ना? भले ही वो लोग करते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो सच में काम कर रहे हैं, जो आपके लिए लगे पड़े हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं किसी कोचिंग को मैं जॉइन कर रहा हूँ, कोचिंग की कोई फीस है, मैंने घर वालों को बोला कि थोड़ा पैसा दे दीजिएगा, कोचिंग की फीस है, जमा करानी है। पापा को बहुत चिंता है कि यार बेटे की फीस जमा करानी है, पैसे देने हैं बेटे को, पैसे देने हैं, पैसे देने हैं। चिंता बहुत कर रहे हैं, फोन करेंगे, बेटा तेरी कोचिंग की फीस की व्यवस्था मेरे पास है, तो चिंता मत करे, बहुत तो टेंशन मत ले, चिंता बहुत, तो उससे पढ़ाई कर। चिंता बहुत है पापा को, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं हमको, कोचिंग ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। चिंता पूरी है, पर आपके लिए काम नहीं कर रहे। तो क्या मतलब रहा ऐसी चिंता का? जब चिंता करता है ना, वो आपको कहीं बताएगा नहीं कि मुझे आपकी चिंता है, वो आपके लिए काम करता है, वो आपके लिए आगे खड़ा मिलेगा। जब आपके पेरेंट्स हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके रिलेटिव हो, चिंता अगर आपकी वो व्यक्त कर रहे हैं, तो सिर्फ चिंता व्यक्त करने से भला नहीं हुआ करता। तो चिंता व्यक्त करने का मतलब है वो सिर्फ आपकी छलावा में रख रहे हैं, एक धोखे में रख रहे हैं कि भाई हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं। लगे हुए नहीं हैं। जो लगे हुए हैं वो आपको बता भी नहीं रहे हैं, आपके पापा को बता भी नहीं रहे हैं, आपकी माँ को बता नहीं रही है, लेकिन आपकी चिंता कर रही है। तो आपके लिए किसने काम किया है वो इम्पोर्टेंट है, काम करने के लिए कौन कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक ग्रीन हाउस के बारे में बताएंगे। ग्रीन हाउस ये शब्द कहाँ से आया, हरित गृह कहाँ से आए, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हम आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ऐसे बहुत से एरियाज हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे जीवन लाइफ है, लोग रहते हैं, वहाँ पे जानवर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बर्फ बहुत है, ग्लेशियर है, ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा ही ठंड है। सूर्य निकलता तो सिर्फ नाम मात्र के लिए निकलता, वैसे दिखाने के निकलता, बस निकल गया हूँ, वही बात, छलावे के लिए निकला है। तो उसकी तीव्रता है, जो उसकी हीट है, जो गर्मी है, वो नहीं मिल पा रही वहां पे, उतनी तो नहीं मिल पा रही जिससे कि वहां अगर हम खेती करना चाहें, प्लांट्स वहां पे हम लगाना चाहें, वो स्प्राउट हो जाए, अंकुरित हो जाए, वो उतनी हीट, फोटोसिंथेसिस हो जाए, प्रकाश संश्लेषण हो जाए, उतनी हीट वहां पर नहीं मिल पा रही है। अगर उतनी हीट वहां पर नहीं मिल पा रही, तो अब हम क्या करें कि, क्योंकि रहना तो है, जीवन तो जीना है, जीवन तो जीना है,
जहाँ जगह मिली है, जहाँ आपको निवास स्थान है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, हर निवास स्थान हमारे लिए तो स्वर्ग होता है। हमारा गांव, हमारा घर हमारे लिए स्वर्ग है, चाहे वो टूटा हो, फूटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, हमारा निवास स्थान तो हमेशा स्वर्ग होता है। और अगर आप नहीं मानते तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में जो भी जिसको जो जिस लायक था उसको वो जगह मिल चुकी है, और जिस लायक आप हैं और आपको उस लायक आपको जीवन मिल चुका है, फिर भी अगर आपको उस जीवन से शिकायत है, तो मतलब कि आपने जीवन लेके बोझ डाला है पृथ्वी पे, जमीन पे, आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि जिस जगह पर आप हो और वो अच्छी जगह नहीं है, तो वहां से आप निकलो, खुद के दम पे निकलो और उस जगह पे पहुंचो जहां आपको लगता है कि ये जगह सही है। उसी लिए तो आप पैदा हुए हो। ठीक है? जहां हमको पैदा कर दिया गया। अगर मैं कहूं कि मैंने किसी जमीन पे मैंने बीज आके बो दिया है और बीज कहे कि यार मैं इस गलत जमीन पे पैदा हो गया, मुझे यहाँ पैदा नहीं होना था, मुझे जमीन के अंदर क्यों बोया, मुझे बाहर क्यों नहीं बोया, मुझे पेड़ के ऊपर क्यों नहीं लटका दिया, मैं तो वहीं बड़ा हो जाता। ये बीज को लगता है कि वहां पे बड़ा हो जाता, हमको नहीं लगता। ठीक है ना? उस किसान को नहीं लग रहा जो खेती करना चाह रहा है, हमारे घर वाले जो खेती करे उनको नहीं लग रहा कि मैं इसको पेड़ पे अगर से बीज को बांध दूं तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका अंकुरण हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा ना। बीज को क्या लग रहा हो, तो बीज को पहले जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, उसको वहां से सभी आवश्यक तत्व मिलेंगे, पानी उस पर हम डालेंगे, बरसात होगी, फिर अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा वो, तब बीज को समझ में आता है कि मैं सही जगह गिरा हूं। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम लोग कहाँ पैदा हुए, हमको लगता है कि हम जहाँ जगह हम पैदा हुए हैं वो जगह ठीक नहीं है, वो घर ठीक नहीं है, वो माहौल ठीक नहीं है, ये आपको लगता है। पर आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो ऊपर वाला खुदा है, जो भगवान है, उसको लग रहा है कि तू सही जगह पैदा हुआ है। ठीक है ना? लेकिन अब बीज के अंदर जमीन पे हमने बीज बो दिया है, अब किसान आदमी खुद खोद खोद के उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया नहीं डालेगा, वो तो ऊपर डाल के बरसात कर देगा, ये लो मैंने दे दिया, सब कुछ मेरे पास जो था वो मैंने लुटा दिया है, अब तू कितना ग्रहण कर सकता है वो तू देख। तो ऊपर वाले ने तो कहते कि मैंने तुझे पैदा कर दिया है, मैंने तुझको सभी जमीन दे दी है, पूरी आसमान दे दिया है, पूरा धरती दे दी है, हवा दे दी है, आपको सब कुछ पानी दे दिया है, अब आप अवसर दे दिया, आपको अपॉर्चुनिटीज दे दी, अब आपका अंकुरण आप कैसे कर पाओगे, वो अब आप पे डिपेंड करता है, वो बीज पे डिपेंड करता है, ईश्वर पे डिपेंड नहीं करता। ईश्वर इंतजार कर रहा है कि भाई कब अब बड़ा हो, कब इसमें से फल निकले, कब ये दुनिया का भला करे, कभी लोगों का भला करे, कब इसमें से भलाई निकले, कब ये प्रकाशित हो, कभी बड़ा हो, कभी हरा हो, कभी बड़ा हो, और कब मैंने जिस पर्पज से इसको पैदा किया वो उद्देश्य कब पूरा कर पा रहा है, ये आप हो, वो बीज आप हो। तो अपने उद्देश्यों को पहचानिएगा, आपके मतलब, आपके होने के मतलब को सार्थक बनाइएगा, उसके पूरा पूरा उस सार्थकता को आप निभाइएगा। आपके होने से लोग खुश रहें, आपके होने से लोगों पर प्रभाव पड़े, आपके लोगों से, आपके होने से समाज प्रकाशमान हो, आपके लोगों के से, आपके होने से लोगों के जीवन पे कुछ अच्छाइयाँ हो, कोई प्रभाव पड़े, कोई उनके अंदर, उनके मस्तिष्क पे, उनके मस्तिष्क के पटल पर कोई नए विचार आए, वो आप हैं, वो आप करोगे। अब आप वो कब करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? सड़ा गला पेड़ पौधा नहीं बनना है, बड़ा पौधा बनना है, बड़ा पेड़ बनना है, जिसमें से हर 12 महीने फल निकले हों, लोगों के काम आए, लोगों का भरण पोषण करें, उस लायक आप बने। ठीक है? तो ग्रीन हाउस क्या है? तो ऐसे एरिया जहाँ पे बर्फ गिर रही है, जहाँ पे ठंड बहुत है, वहां पे भी अगर हम खेती करना चाहते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि जो जमीन होती है, जो खेत होते हैं, उन खेतों में हम कांच के ऐसी ऐसे ऐसे बॉक्स बना देते हैं, बड़े बड़े बॉक्स बना देते हैं, और इन बड़े बड़े बॉक्सों के अंदर हम बीजों को बो देते हैं। ये बो दिया, बो दिया। अब सूर्य से जो प्रकाश आएगा, सूर्य से प्रकाश जब आएगा तो इन कांच के अंदर वो प्रवेश करेगा, इनमें प्रवेश करेगा प्रकाश, चाहे उसकी तीव्रता कम हो, जिसमें गर्मी कम हो, लेकिन प्रकाश जब तक सूर्य होगा तब तक प्रकाश धीरे धीरे इसमें आता ही रहेगा। प्रकाश जब इसमें आता रहेगा तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी आती रहेगी, हीट भी आती रहेगी, और जब हीट इनके अंदर आती रहेगी, हीट इसके अंदर आती रहेगी,
ये रहा, तो हीट आ गई। हीट कांच में प्रवेश तो कर जाएगी, ऊष्मा कांच के अंदर तो एंटर कर जाएगी, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। कांच में ऊष्मा प्रवेश करती तो है, कांच ऊष्मा का अच्छा अवशोषक तो है, लेकिन अच्छा उत्सर्जक नहीं है। ग्लास इज द बेस्ट एब्जर्वर ऑफ हीट, नॉट एमिटर। प्रकाश जो कांच होता है वो प्रकाश का ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। ऊष्मा तो ग्रहण कर लिया, लेकिन इसमें से होकर ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी। तो आप देखोगे कि धीरे 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 इन कांच के जो चैम्बर्स हैं, ये इन कांच के चैम्बर्स में ऊष्मा का मान धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ऊष्मा बढ़ती रहेगी, ऊष्मा का मान बढ़ता रहेगा, और एक इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी जिस ऊष्मा से जो बीज हैं उन बीज को ऊष्मा मिलेगी, और ऊष्मा से जो बीज है उनका अंकुरण होगा, अंकुरित होंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण से धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होगी, इनमें वृद्धि होगी, पौधा बन के तैयार हो जाएगा। फसल, फल, सब्जियां जो भी आपने उगाई हैं वो यहाँ पे पक के तैयार। ऐसे हाउसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। हरियाली होगी, इनके अंदर हरे पौधे हैं तो हरियाली होगी, ठीक है ना। ये है ग्रीन हाउस। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ये कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कि ये अर्थ है, ये ओजोन लेयर है, O3 है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आएगा, तो पृथ्वी का एक काम ये होता है कि पृथ्वी पहले तो सूर्य से आने वाली हीट को ग्रहण करती है, और एक निश्चित तापमान होने के बाद, क्योंकि जब ऊष्मा मिलेगी पृथ्वी को तो पृथ्वी की सतह हीटेड अप, गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा, इसका जमीन गर्म हो गई है, एक निश्चित तापमान तक तो ये गर्म होगी। उसके बाद इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है जमीन पे, उस एक्स्ट्रा ऊष्मा को, माना कि मैं कहूं कि पृथ्वी ने 35 डिग्री सेल्सियस तक तो ऊष्मा ग्रहण की है, और इससे जैसी ऊष्मा का मान आगे बढ़ रहा है, ये अब उस ऊष्मा का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। अब ऊष्मा जो इसने ग्रहण की थी, अब 35 के बाद जो भी ऊष्मा आएगी, अब उसका ये वापस से क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी, एमिशन होगा, उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन से ऊष्मा जा रही है ऊपर, और ऊपर कौन सी लेयर मौजूद है, ओजोन लेयर मौजूद है, और ओजोन लेयर इस ऊष्मा को, हीट को ग्रहण करेगी, और ग्रहण करके हमारे इस एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में, अंतरिक्ष में फेंक देगी। इस तरह से हमारे अर्थ का या पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट था, किसी तरह कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही थी। पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे CO2 है, मेथेन है, CFC है जिसे हम फ्रियोन कहते हैं, HFC है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, SF6 सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, इसके अलावा CO कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ऐसी जो कुछ गैसेज हैं, इन गैसों की वजह से ओजोन लेयर की जो डेंसिटी है, याद रखना ओजोन लेयर की जो सांद्रता है, मोटाई है, उसको हम डावसन में मेजर करते हैं, उसको मापने की इकाई होती है डावसन। तो अगर ओजोन लेयर की मोटाई 300 से 400 डावसन है, 300 से 400 डावसन है, तो ये हेल्दी ओजोन लेयर कहलाती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इनकी जो मोटाई थी उसमें लगातार कमी हुई है, कमी होने से इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी जो एफिशिएंसी थी काम करने की, वो कमजोर हो गई है, वीक हो गई है। वीक होने की वजह से जो हीट को ये ग्रहण कर सकती थी ओजोन लेयर, अब वो उस ओजोन लेयर अब उस हीट को एब्जॉर्ब करना उसने छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। इस वजह से जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पा रही है, क्योंकि ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जैसे इन ग्रीन हाउसेस के अंदर हीट बाहर नहीं जा पा रही थी, वैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से हीट बाहर नहीं जा पा रही है। इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसको हमने ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया है, और इस इफेक्ट को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दे दिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव इसको हमने नाम दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को हम शॉर्ट में GHG ग्रीन हाउस गैस लिख सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल हैं कि कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो CO2 है, मेथेन है, CH4 है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, मेथेन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है,
HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो SF6 है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ये भी है। इसके अलावा CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जो गैसेस आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे गैस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट की जाती हैं। तो एक बार इनको आप और सर्च कर लीजिएगा। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा अगर एक और गैस लिखना चाहें तो वो वाटर वेपर जल वाष्प है। ये कुछ गैसेस के मैंने आपको यहाँ पे नाम बताए हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आज का सेशन दोस्तों मैं इसमें इतना ही आज आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन जो कल 12 से 1 होगा उसमें हम नेक्स्ट आपके प्राइमेट्स वगैरह और भी पॉल्यूशन वगैरह उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।